नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड की सियासी फिजा में एक बात बहुत ही चर्चा चल रही है कि क्या हेमंत सरकार गिर जाएगी। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के पास कोई बी प्लान है कि हेमंत सोरेन यदि इस्तीफा देते हैं तो क्या शिबू सोरेन वहां के सीएम बनेंगे, या फिर सियासी संकट के बीच बीजेपी कोई बड़ा फायदा उठा सकती है। तो इसी बात की चर्चा को लेकर जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है वो दो बैकग्राउंड है। पहला, हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है खनन मामले में, और पूछा गया है कि 10 मई तक इसका जवाब दीजिए कि इस पूरे मामले में आपका क्या रोल है, क्या जवाब देंगे, जवाब से संतुष्ट चुनाव आयोग होगा या नहीं होगा, यही एक अहम सवाल बना हुआ है। अगर चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं होता है तो मानकर चला जाना चाहिए कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा। फिर नंबर था उनके भाई का, यानी कि बसंत सोरेन का, कि उन्हें हो सकता है कि सीएम बना दिया जाए। लेकिन बसंत सोरेन के खिलाफ भी चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस आ चुका है खनन मामले में, और यही वजह है कि इस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेता रांची से लेकर दिल्ली तक एक किए हुए हैं, भागम भाग लगी हुई है। कांग्रेस का मंथन चल रहा है, साथ ही साथ हेमंत सरकार पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया आई है, पहले उसको सुनते हैं। कांग्रेस की ओर से इस गठबंधन सरकार को पूर्ण रूप से समर्थन जैसा रहा है वह कायम है, और यह मात्र एक भ्रम फैलाने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी द्वारा गैर भाजपा सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं, सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ पर इस प्रकार का एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं भी मानता हूँ एक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए हमारा काम है महामहिम राज्यपाल के पास त्राहिमाम संदेश देना, लिखित देना, और हम लोगों ने लिखित संदेश देने के बाद ये मामला निर्वाचन चुनाव आयोग में गया है। चुनाव आयोग को निर्णय लेना है, इसलिए हमारी भूमिका वहाँ तक थी और उस भूमिका हम निर्वाह किए। इसमें कहाँ है, हम चाहते हैं कि वो संवैधानिक संस्था है, वो निष्पक्ष संस्था है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को भ्रम की स्थिति में रखा। अब उसका सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगा कि बौखलाहट का कारण, बौखलाहट का जो मुख्य कारण है वो है मोमेंटम झारखंड। अभी जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है वो पद का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से अपना नाम से लीज, मंत्री जिस तरह से ठेकेदारी करते हैं या फिर सिंडिकेट चलाते हैं, तो यह झारखंड के लिए बहुत हानिकारक है। और एक बार यहाँ की जनता को इसके लिए सोचना चाहिए कि आखिर क्या करना चाहिए। तो हेमंत सोरेन पहले फंसते दिख रहे थे, लेकिन अब हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी यहाँ पर फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बसंत सोरेन को लेकर की भी जो खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन के बाद अब उनके छोटे भाई और दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन को भी खनन लीज मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ इनके भाई भी खनन मामले में फंसते दिख रहे हैं, और माना जा रहा है कि झारखंड में इस मामले को लेकर और भी सियासत पूरी तरह से तेज हो सकती है। और चलिए इसी पूरे मामले को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, और इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल शाहदेव जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका। ओंकार नाथ जायसवाल जी इस वक्त हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। ओंकार जी, स्वागत है आपका। आलोक दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। आलोक दुबे जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रतुल शाहदेव जी के पास में आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ओंकार जी के पास में आता हूँ। ओंकार जी, अब बताइए क्या स्टैंड है। अब देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से पहले हेमंत सोरेन को, बसंत सोरेन को, अब दोनों को नोटिस दिया जा चुका है। आप लोगों को 10 तारीख तक जवाब देना है। जवाब तैयार है या फिर कुछ और तैयारी चल रही है, बताइए ओंकार जी। देखिए, अब तो नोटिस आया है, और नोटिस आया है तो नोटिस का जवाब भी मिलेगा। थोड़े आदमी बैठा हुआ है, सबका तो ठीक है, और बाकी जो कयास लगाने वाले जो लोग हैं
कियास लगाते रहे, उनको कोई रोका थोड़े है। ये तो हसीन सपना देख रहे हैं, बराबर दिग्भ्रमित करने का काम इन लोगों ने किया। जब जब उपचुनाव हुआ तब तब इन लोगों ने क्या कहा, ये चुनाव झारखंड का भविष्य तय करेगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार बन जाएगी। ये इन लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। इन लोग का काम है इसी तरह जहां जहां जिस प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रदेश में सरकार नहीं है, इन लोग वहां के सरकार को परेशान करने के लिए तरह तरह के एजेंडा इन लोग अपनाते हैं और तरह तरह के फैलाते हैं लोगों में तरह तरह के बात, और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो इनका कोई भी जो इनका मंसूबा है सफल होने वाला नहीं है। और बाकी जो होगा उसको देखा जा रहा है, सारा कुछ नजर है, सारा लोग पार्टी के नजर है, गठबंधन का नजर है। तो इसमें नहीं है, कहीं कोई कुछ होने वाला नहीं है। सबके लिए सब क्या जवाब तैयार है, सारा कुछ तैयार है। आरोप जो इनका है, ये कई तरह के आरोप इनका हम ये लगातार इस सरकार के ऊपर लगता रहा है और लगाते रहे हैं इन लोग। तो इन लोग का आरोप से देख के कोई भागने वाले थोड़े हम लोग हैं। नहीं, एक मिनट ओंकार जी एक मिनट थोड़ा सा डिट्रैक हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आरोप ठीक है बीजेपी की तरफ से लगाया गया, आरोप में सच्चाई है या नहीं है? अब पूरी तरह से मामला चुनाव आयोग तक चला गया। अगर चुनाव आयोग को थोड़ा सा भी अगर लगता है कि आरोपों में किसी तरह का दम नहीं है तो बाकायदा नोटिस भेजने का थोड़ा ही काम होता। ओंकार जी, आप भी है ना, आप भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता, इतनी बात तो समझ में आती होगी आपको। ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि प्लेन से नोटिस लेकर कोई आदमी आया। ये तो इतिहास में एक इतिहास लिखा जा रहा है। प्लेन से नोटिस लेके आए, नोटिस रिसीव कराने के लिए, ये तो इतिहास लिखा गया है, इतिहास लिखा जा रहा है। अब कई बातें हैं जो मैं कहना नहीं चाहता। मतलब आप लोगों को तकलीफ हो रही है, आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से क्यों नोटिस दिलवाया गया? बात यह समझना है कि सारी बात जो है वह सारा कुछ हलफनामा में सारा कुछ दिया हुआ है, सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है। ये लेकिन कोई छिपा हुआ बात है। और इनकी सरकार थी, पिछली सरकार थी, डबल सरकार थी, सारा कुछ था। तो इन लोग का काम है भ्रम फैलाओ, उल्टी पलटी लोगों को करो और बाकी चीज गलत दुरुपयोग करो। प्रशासन का नहीं तो आप एक मिनट ओंकार जी मैं थोड़ा समझ तो लूं आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक मिनट रुकिए तो भाई साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ तो लूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिलवाने की क्या जरूरत थी? बीजेपी चाहती तो है ना भाईचारे में समझौता भी कर सकती थी। आप ये कहना तो नहीं चाह रहे हैं कि दोनों राजनीतिक दल हैं, भाईचारे में समझौता कर लेते, चुनाव आयोग तक ले जाने की जरूरत क्या थी इस मसले को? कोई बात समझौता वाली कोई बात नहीं है। बात यहाँ यह है कि आप अगर किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो लोकतंत्र का दुरुपयोग कहाँ है भाई साहब? मुझे तो कहीं दुरुपयोग नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो कहीं ये तो संवैधानिक नियम कानून के हिसाब से तो मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके लिए है, सबका कानून है, सबका लॉ है, सबका सिस्टम है, उसके अनुसार। चलिए ठीक है, आपका जो दर्द है हम समझते हैं। प्रतुल शाहदेव जी क्यों नहीं समझ पाए? नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आते हैं ओंकार जी, आते हैं। मैं समझ गया पूरी कहानी मैं समझ गया ओंकार जी। आप लोग जिस मामले में फंसे दिख रहे हो, दरअसल आप लोगों को लगता है कि बीजेपी को क्या जरूरत थी चुनाव आयोग से शिकायत करने की? राज्यपाल से किया गया, राज्यपाल जी ने चुनाव आयोग को भेजा है, इस तरह से समझिए इसको। तो फिर इस तरह के विंडो का इस्तेमाल बीजेपी क्यों कर रही है? प्रतुल शाहदेव जी, आप भी एक राजनीतिक पार्टी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वो भी मजबूत है ना राजनीतिक पार्टी, कम से कम झारखंड में। क्या जरूरत थी आप लोगों को राज्यपाल से शिकायत करने की? राज्यपाल महोदय ने चुनाव आयोग को भेज दिया, चुनाव आयोग नोटिस पर नोटिस दिए जा रहा है और सांसद में पड़ी है हेमंत सरकार। ओंकार जी को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, इसलिए वो तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। ये तो सबको पता था कि क्या है क्या नहीं है, फिर भी इस तरह से नोटिस वोटिस की जरूरत क्या थी? क्यों आप लोगों ने ऐसा काम किया, बताइए सर जरा। प्रतुल शाहदेव जी, आवाज नहीं आ रही है मेरी आप तक? आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं एक्चुअली देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ कोई नहीं, हाँ देख पा रहे हैं आप, बस आवाज भी आ रही। बोलिए सर। फिर कनेक्शन कट गया। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए शाहदेव जी। मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे हैं? चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा, तब तक आप कनेक्टेड भी हो जाओगे। आलोक दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। आलोक जी, खूब मंथन कर रहे हैं आप लोग,
कुछ विचार चल रहा है कि मतलब चूंकि सरकार रहेगी नहीं रहेगी तो हम लोग को भी तैयारी करके रख लेना चाहिए? वैसे ओंकार जी तो कह रहे हैं सब बेकार की बातें, पूरी तरह से सरकार में स्टेबिलिटी है और ये बीजेपी का काम है भ्रम फैलाने का, फैलाने दीजिए, हम लोग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी आप लोग मंथन पर मंथन क्यों चल रहा है आप लोगों के अंदर? मैं आपके सामने संविधान की बातें रखना चाहूंगा जी। कि देश जो है वो संविधान से चलती है। 192 192 धारा संविधान की अभी सुर्खियों में, उसके दूसरे नंबर में लिखा हुआ है ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेंगे। 192 में और 192 के पारा 1 में, धारा 1 में वही चीज कहा गया है कि बोलिए सर, मैं भी देख रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं भी तो चेक कर लूँ। किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य, हाँ। किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निरहरता से ग्रसित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। हाँ। विनिश्चय करने के लिए यानी एक्शन लेने के लिए, जवाब मांगने के लिए निर्देशित किया जाएगा और उनका विनिश्चय अंतिम होगा। हाँ। महामहिम का फैसला अंतिम होगा, यह कहा गया है। हाँ। लेकिन यह भी कहा गया है कि 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निरहरता से ग्रसित हो गया है, इसके लिए उन्हें कोई निर्देशित करेगा। राज्य की जनता की तरफ से हम यह जानना चाहते हैं कि ये निर्देशन कहां से प्राप्त हुआ है। नंबर 1 191 में क्या लिखा हुआ है? क ख ग घ ग, उसमें कहीं भी माइंस लीज का मामला नहीं है। आप स्पष्ट पढ़ लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ सर, मैं आप जो कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ, बोलते जाइए। हाँ। कहीं भी माइंस लीज का मामला नहीं लिखा हुआ, तो ठीक है। हाँ, तो फिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। जी जी, इसीलिए मैं पूछा आपसे। महामहिम जी ने निर्देशन प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ ये हम लोगों को नहीं मालूम है। हाँ। और हमें मालूम है कि महामहिम हमारे पड़ोस के राज्य के हैं, वो नाइंसाफी नहीं करेंगे। चुनाव आयोग 1951 के माइंस लीज को मामले पर मई 1964 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने माइंस लीज के मामले को इससे अलग रखा। इसमें नहीं माना गया ये कानून के दायरे में या किसी में ये आता है। और ठीक है सर, मैं देख लिया सर, देख लिया। मुझे लग रहा है समय की बर्बादी होगी। मुझे एक जवाब चाहिए आपसे। जो आप बात कह रहे हैं दुबे साहब, बिल्कुल मेरे जहन में ये चीजें थी। एक दो बातें जो आपने बीच में कही, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, मैंने चेक कर लिया। आप सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताइए मुझे, इसके बावजूद इस मसले को लेकर मैं बीजेपी का थोड़ा सा स्टैंड यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं सिर्फ कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस क्या परेशानी में दिख रही है? कांग्रेस पार्टी बार बार इस मसले को लेकर ही बातचीत कर रही है, चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है, या फिर निश्चिंत है इस वक्त झारखंड में कांग्रेस पार्टी? बताइए सर, कि कुछ होना नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। हाँ। कि हम कोई 2 दिन के मंथन में सरकार पर कोई चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये परेशानी भाजपा के लोगों को है, मीडिया के लोगों को। हम अपने नहीं, मुझे भी नहीं है सर, मुझे कहाँ है? मैं तो आप ही लोग की तरफ से खबर आती है तो हम लोग चर्चा करते हैं। कहाँ मेरे पास है सब? संगठन सशक्तिकरण अभियान को लेकर 5 अप्रैल को नई दिल्ली में हमारा वर्कशॉप हुआ था। हाँ। 1 महीने का 25 जिला के कन्वेनर आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बनाया। तो क्या सर आपको पता है आलोक दुबे जी? आलोक दुबे जी, एक मिनट, ठीक है सर, पता है जो आप कह रहे हैं, मुझे पता है। आलोक दुबे जी, लेकिन क्या आलोक दुबे भाई साहब सुनिए तो आलोक दुबे जी, क्या लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस मसले पर नहीं बनता कि हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया, उनके भाई को नोटिस भेजा गया, और मामला सिर्फ खनन पट्टे को लेकर के नहीं है, जमीन आवंटन पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं।
तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है और ये जानना चाहिए हाँ। कि इसके पीछे लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि 14 मई को लोग- चुनाव आयोग रिटायर होने जा रही है। भाई साहब फिर आप घुमा और दिए ये मेरे सवाल लोगों को। का कहना है ना 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 कि ना इसीलिए वो जल्दीबाजी में है। नहीं नहीं, संवैधानिक संस्थाओं का जल्दीबाजी में दुरुपयोग मुझे कर- कांग्रेस लग रही है, आलोक दुबे ओ जी। मेरे भाई मेरे भैया गौरी जी, आप एक चीज मान लीजिए, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, हाँ। वो जैसे ही बीजेपी के गंगोत्री में आते हैं, वो पाक साफ होकर निकलते हैं। चाहे बगल में नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो उनके चलिए हम पूछ लेते हैं, मुख्यमंत्री चलिए मैं पूछ आसाम लेता हूँ, के आप जो इतना संवैधानिक पूरा बाकायदा जो ज्ञान दिए, वो ज्ञान बिल्कुल सही था दुबे जी आपका। मैं भी पढ़ता लिखता धन्यवाद, रहता हूँ, धन्यवाद। हाँ पढ़ता लिखता रहता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि आप बात सही कर रहे हो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, प्रतुल जी के पास में आऊंगा। प्रतुल जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आवाज तो आ रही पर आपकी तस्वीरें नहीं दिख रही। अच्छा चलिए कोई नहीं सर, आपकी तस्वीर मुझे दिख रही है, हो सकता है थोड़ी देर में ठीक हो जाए, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होगी। मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा कि बसंत सोरेन को नोटिस गया है, हेमंत सोरेन को नोटिस गया है, ओंकार जी को फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत निश्चिंत भाव से बैठे हुए हैं, तो फिर बीजेपी एकदम से जोर शोर से इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? अगर हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ गलती हुई है, बसंत सोरेन की तरफ से गलती हुई है, नोटिस का जवाब मांगा गया है, क्या आप लोगों को एकदम से कंफर्म पता चल गया है क्या प्रतुल शाहदेव जी की कुछ मामला गड़बड़ है, झारखंड में सरकार गिरेगी, कोई और बनने के लिए तैयार है, इसलिए कांग्रेस में छटपटाहट है चीजों को लेकर के? ये सब बातें आप ही कह रहे हैं ना, बताइए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए प्रतुल शाहदेव जी। देखिए, सबसे पहले गौरी शंकर जी, पिछले 6-7 घंटे से हाँ। रांची शहर में जो बिजली का हाल है, जिसके कारण अभी कनेक्शन कट रहा जा रहा है, तो ये इनके सरकार की असलियत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अंधेरे में जनता बैठी है, लेकिन इनके राहुल गांधी नाइट क्लब के चकाचौंध में आनंद उठाते दिखते हैं चाइनीज डिप्लोमेट के साथ। यही इनके और हमारे नजरिए का फर्क है। अब लौटते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो मेरे बड़े भाई आलोक दुबे जी ने पूरा वृतांत बताया कानून की एक एक चीजों को उल्लेखित करता हुआ। हाँ, वैसे सही बताया। वो ये बताना भूल गए हाँ। कि जो कानून होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो समय और परिस्थितियों के अनुसार उसकी व्याख्या होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 अभी बोलने दीजिए दुबे होते जी, हैं, आपको मौका किसी- दिए थे, उनको बोलने दीजिए। नहीं, मुझे बोलने दें। हाँ बोलिए मैंने प्रतुल जी, दुबे जी बोलिए। को नहीं टोका। हाँ बोलिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के अमुक विषय पर 4 जजमेंट किसी चीज के पक्ष में होते हैं, तो 5 जजमेंट होते हैं जो उसके विपक्ष में भी होते हैं। आपको देखना होता है कि रीसेंट मोस्ट जजमेंट क्या है। और भाई आलोक दुबे की जितनी मैं व्याख्या सुन रहा था कि जो माइंस का लीज है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं आता, तो इनका कहने का अर्थ है कि जिस समय मोबाइल का मान लीजिए इन्वेंशन नहीं हुआ था आज से 22 वर्ष पूर्व, और अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो चोरी की जो सूची है उसमें अगर मोबाइल शामिल नहीं है, तो आज 22 वर्षों बाद भी उस चोरी को, अगर कोई मोबाइल की चोरी करता है तो उसे चोरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि 22 वर्ष पूर्व ये चोरी की लिस्ट में नहीं था, क्योंकि मोबाइल अस्तित्व में ही नहीं था। दुबे जी यही चूक इन्होंने गए, जिन बहुत सही। जजमेंट्स को साइड किया, जिन व्याख्याओं को संविधान की व्याख्या करने की कोशिश की, मैं आपको बताऊं यूनियन मिनिस्ट्री का कंडक्ट रूल्स भी है, जिसका 6ठा पॉइंट का बी भाग साफ कहता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, और अगर आप लाइव माइंस के होल्डर हैं, लीज होल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैं, सरकार में आपकी कोई इंटरेस्ट है, तो आपको 2 महीने के भीतर रिजाइन करना होगा। बिल्कुल सही बात है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की जो धाराएं हैं, हाँ। उसके अलग अलग व्याख्याएं हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। क्यों आलोक दुबे जी इतने उतावले हैं कि जज बनकर आज इन्होंने फैसला सुना दिया? इलेक्शन कमीशन में यह मामला है, और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ ये हाईकोर्ट में भी सब जुडिस मामला है, तो हम बैठकर फैसला क्यों सुना रहे हैं? तो क्या प्रतुल साहब, मुझे खत्म कर लेते हैं, हाँ, हाँ। बस मैं रैप अप कर रहा हूं गौरी जी। हाँ। संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास होना चाहिए इन्हें, और इनको शायद अपना रिकॉर्ड याद आता है कि 150 से ज्यादा बार इन्होंने चुनी हुई सरकारों को अपने कार्यकाल में डिसमिस किया था आर्टिकल 356 के तहत। इनके समय सीबीआई को ये पिंजरे में कैद तोता बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सब चीजों से शायद ये सशंकित है, और इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे नेताओं को किसी इंक्वायरी से कभी परहेज नहीं होती। सीबीआई इंक्वायरी हमारे नेताओं ने फेस किया। हाँ। अगर आप बात करें बाबरी जन्मभूमि केस की, तो उस समय भी हम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी फेस किया, और अगर आप बात करें ईडी के केस की, तो अभी हाल में हमारे गुजरात के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई ईडी के मामले में। तो हमारे यहाँ एजेंसियां जो है वो निष्पक्ष हैं, इस तरीके से 2 तरीके से वो कार्य नहीं करती।
चलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। प्रतुल शाहदेव जी, लॉ स्टैटिक नहीं होता, लॉ की व्याख्या समय अनुसार होती। 70 साल पहले जिसे चोरी का नहीं संख्या दिया गया, क्या आज भी वो नहीं? वो तकनीकी चीजों से ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है। मैं एक बात मैं एक बात जो पूछना चाह रहा था, मैं थोड़ी देर के बाद पूछूंगा, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था लोगों को कि चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन के बाद अब उनके छोटे भाई और दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन को भी खनन लीज मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आलोक दुबे जो कह रहे हैं या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, तो फिर खनन पट्टा के मामले में जो भी नियम कानून बने हुए हैं वो तो चुनाव आयोग को ही पता है, वो तो हाई कोर्ट को ही पता है, इवन राज्यपाल को ही पता होगा और बीजेपी के तमाम नेताओं को पता होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं को पता होगा, यहाँ तक कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को पता होगा। तो फिर ये नोटिस क्यों भेजा जा रहा है? कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन हुआ है और बसंत सोरेन को ही भेज दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ इनके भाई भी खनन मामले में फंसते दिख रहे हैं और माना जा रहा है कि झारखंड में इस मामले को लेकर और भी सियासत तेज होने वाली है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे अलग अलग पार्टियों के, आप तीनों का शुक्रिया, धन्यवाद समय दिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।